हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों अपन बात कर रहे थे संसद के बारे में, और कल की क्लास में अपन ने संसद की कुछ महत्वपूर्ण जो बातें थी उनके बारे में बात की थी। और आज जो अपन बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं संसद की कार्यवाही के बारे में, कि भाई जो संसद है उसकी जो कार्यवाही होती है वो किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूं कि जो संसद की कार्यवाही होती है वो किस प्रकार से होती है। वो अधिवेशनों के माध्यम से होती है, या कहें अपन कि सत्रों के माध्यम से संसद की कार्यवाही होती है। तो एक वर्ष में संसद की 3 कार्यवाहियाँ होती है। कौन कौन सी, कितनी कार्यवाही होती है? तो सबसे पहले तो एक वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं। उन सत्रों की भी नाम मैं आपको बता देता हूं कि जो पहला सत्र होता है, कौन सा, जो पहला सत्र होता है उसको अपन बोलते हैं कौन सा, बजट सत्र। बजट सत्र। और दूसरा जो सत्र होता है उसको अपन बोलते हैं मानसून सत्र। और तीसरा जो सत्र होता है उसको बोलते हैं अपन शीतकालीन सत्र। इस प्रकार से 3 सत्रों के माध्यम से जो संसद की कार्यवाही होती है उसको अपन समझेंगे कि भाई 3 सत्रों में संसद है उसकी कार्यवाही चलती है। पहला जो सत्र होता है वो बजट सत्र होता है, उसके बाद मानसून सत्र और उसके बाद शीतकालीन सत्र। इस प्रकार से साल में टोटल 3 सत्र होते हैं संसद के। और जो संसद की दैनिक कार्यवाही होती है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि भाई जो दिन की प्रक्रिया होती है संसद की, क्या क्या होता है वहां पर, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो जो संसद होती है, क्या जो संसद होती है उसकी दैनिक कार्यवाही को देखेंगे अपन। दैनिक कार्यवाही यानी जो दिन में क्या क्या प्रक्रियाएं होती है वहां पर, उनके बारे में देखते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जो संसद है उसकी जो दैनिक कार्यवाही प्रारंभ होती है वो प्रारंभ होती है कितने बजे से, 11 बजे से। कितने बजे से, 11 बजे से। ठीक है, और जो पहला सत्र चलता है दिन का वो 11 बजे से लेकर 1 बजे तक चल रहा है। कितने बजे तक, 1 बजे तक। ठीक है, और मैं दैनिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रोजाना जो कार्यवाही होती है सत्र के दौरान उसकी। और जो दूसरा होता है वो होता है 2 बजे से 5:30 बजे तक। ठीक है, इस प्रकार से 2 टाइम में सत्र चलता है। और जो पहला सत्र होता है वो 11 बजे से 1 बजे तक होता है। उसके बाद 1 घंटे का लंच होता है, और लंच के बाद 2 बजे से 5:30 बजे तक कार्यवाही चलती रहती है। अब बात करें पहले 11 बजे से 1 बजे तक क्या क्या होता है, तो इसको भी अपन 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, दूसरा 12 से 1 बजे तक। ये जो समय होता है 11 बजे से 12 बजे तक का, इसमें 11 से 12 बजे तक का जो समय होता है उसमें क्या होता है कि प्रश्न पूछे जाते हैं एक दूसरे से, यानी कि जो सरकार है उससे प्रश्न पूछते हैं वहां के मंत्री। ठीक है, तो इसको अपन जो बोलते हैं, अपन बोलते हैं इसको प्रश्नकाल समय। कौन सा, प्रश्न काल समय। ठीक है, 11 से 12 के बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, उनको पहले ही सूचना दे दी जाती है, यानी कम से कम 10 दिन पहले उनको सूचना दे दी जाती है। और उन्हीं सूचना के आधार पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ही 12 बजे, तो 12 बजे के बाद
जो समय होता है उसका वैसे तो संविधान में किसी प्रकार से कोई निर्धारण नहीं किया है, लेकिन जो हमारे न्यूज़पेपर वाले हैं उन्होंने उस समय को दिया है नाम शून्यकाल। कौन सा? शून्यकाल। इस समय को कहते हैं शून्यकाल। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है शून्यकाल। इसमें क्या होता है कि भाई जो वर्तमान में कोई महत्वपूर्ण टॉपिक है तो उसके ऊपर जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना उनको शून्यकाल कहते हैं, लेकिन इनका वैसे संसद की तरफ से कोई खास निर्धारण नहीं है। फिर भी अगर आज के अपन संसद के परिवेश को देखें तो जो नए सांसदगण हैं उनको मौका देने का समय होता है। आखिरकार वो सीखते हैं ना बोलना, वो इसी टाइम में सीखते हैं। संसद मौका देती है कि भाई आप यहाँ आए हो तो कैसे क्या कार्रवाई होती है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आप करिएगा, है ना। तो इस प्रकार से जो 12 से 1 बजे तक का जो समय होता है वो शून्यकाल का समय होता है, और इसमें जो नए नए सांसद है वो प्रश्न पूछते हैं और उनकी कोई पूर्व से सूचना नहीं दी होती, वो ऐसे ही प्रश्न पूछ लेते हैं या कहें कि वो एक तरह से खुद तैयार होते हैं कि हम कैसे हमको प्रश्न पूछना है। ये सारी बातें इस समय में होती है, यानी कि इनका किसी प्रकार से लिखित उदाहरण नहीं मिलता है, या फिर ये जो प्रश्न हैं जो शून्यकाल में पूछे जाएंगे उनका पहले से कोई निर्धारण नहीं होता है। तो ये तो गई 1 बजे तक की बात, ठीक है। जैसे 1 बजेगा उसके बाद क्या होगा, लंच होगा, और जैसे 2 बजे से कार्यवाही स्टार्ट होगी, 2 बजे से लगभग 5:30 बजे तक ये कार्यवाही चलती है, और इसी में जो विधेयक है वो, या कह सकते हैं अपन कोई प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना कि जो भी विधेयक और प्रस्ताव है वो किस समय में प्रस्तुत किए जाते हैं। वो जो 2 बजे से 5:30 बजे तक का समय होता है उनके उसमें प्रस्तुत किए जाते हैं, और इसी समय में विचार विमर्श उन पर किया जाता है। तो ये प्रक्रिया है वो रहती है कि भाई किस प्रकार से विधेयक है वो आएगा, फिर वो प्रस्तुत होगा, ठीक है। इस प्रकार की जो कार्रवाई चलती है संसद की उसको हम अपन संसद में देखते हैं, ठीक है। अभी अपन ने बात की थी यहाँ पर प्रश्नों की कि भाई किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रश्नों की भी बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, और वैसे बात करें तो अपन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो तारांकित प्रश्न। कौन से? एक तो तारांकित प्रश्न। प्रश्नों की बात करें अपन, तारांकित प्रश्न। दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न। ठीक है। और जो तीसरे प्रश्न होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनकी पूर्व में, यानी जो 10 दिन की समय सीमा है कि 10 दिन से पहले आपको बताना होगा प्रश्नों के बारे में, लेकिन जो अल्प समय में प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें यानी कि 10 दिन पहले, यानी 10 दिन कम से कम उनको समय देना होता है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा प्रश्न आ जाए कि भाई वो पहले सूचना नहीं दे सके उनको, तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको कहते हैं अल्पकालीन प्रश्न। जैसे अल्पकालीन प्रश्न। तो इस प्रकार से प्रश्नों की जो संख्या होती है, प्रश्नों की जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अल्पकालीन क्या है, इसको अल्प सूचना लिख लो, यानी थोड़े से समय में सूचना देकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको अल्प सूचना प्रश्न बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता लग रहा होगा कि ये क्या है, तारांकित प्रश्न है ना। तो जो तारांकित प्रश्न है, जैसे कि इसके नाम में ही अंकित है तारांकित, यानी कि जैसे अपन कोई लिख रहे हैं, पहली लाइन अपन ने लिखी, दूसरी लाइन लिखी, तीसरी लाइन लिखी, चौथी लाइन लिखी। अब अपन को पता है कि भाई जो दूसरी लाइन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर अपन क्या लगा देते हैं, स्टार लगा देते हैं। लगाते हैं क्या स्टार? नहीं लगाते, लगा दिया स्टार। तो इसी प्रकार जो तारांकित प्रश्न है ना उनका मतलब भी यहीं से है, यानी कि जैसे स्टार लगाने का क्या मतलब हो गया कि ये जो स्टार है ना, ये जो तारांकित प्रश्न है वो कैसे हैं, वो मौखिक हैं। कैसे हैं? मौखिक है, इसलिए उन पर क्या लगा दिया जाता है, स्टार।
अगर स्टार नहीं है यानी कि ये कैसे हैं, लिखित है, यानी कि ये कैसे हैं, अतारांकित प्रश्न है। कौन से हैं, अतारांकित प्रश्न। इनकी इन पे क्या नहीं लग रहा, तारा नहीं लग रहा, नहीं स्टार नहीं लग रहा, नहीं लग रहा ना, तो ये तारांकित प्रश्न है। और स्टार लग गया तो ये क्या है, ये स्टार नहीं लग रहा तो ये तो अतारांकित है, स्टार लग गया तो क्या हो गया, तारांकित प्रश्न हो गया। और जो तारांकित प्रश्न होते हैं मौखिक होते हैं, अतारांकित होते हैं वो लिखित होते हैं। इन दोनों के बारे में थोड़ी सी डिटेल से बात कर लेते हैं अपन कि भाई तारांकित प्रश्न कैसे होते हैं और अतारांकित प्रश्न कैसे होते हैं। इधर तो अपन बात करेंगे तारांकित प्रश्नों की, इधर अपन बात करेंगे अतारांकित। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि जो तारांकित प्रश्न है उनकी। तो जो तारांकित प्रश्न है ना वो कम से कम 10 दिन की, कितनी, 10 दिन की पूर्व सूचना पर पूछे जाते हैं। वहीं अतारांकित प्रश्नों की बात करें तो ये भी कम से कम कितनी, 10 दिन की पूर्व सूचना पर ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि जो तारांकित प्रश्न है वो 10 दिन की पूर्व सूचना पर पूछे जाते हैं, वहीं अतारांकित प्रश्न है वो भी 10 दिन की पूर्व सूचना पर पूछे जाते हैं। अब बात करें अपन दूसरे नंबर पर, तो ये मैंने आपको बताया ये कैसे होते हैं, मौखिक होते हैं। कैसे, मौखिक प्रश्न होते हैं ये। ठीक है, वही इनकी बात करें अपन तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं लिखित। कैसे होते हैं ये, लिखित। ठीक है, और जो मौखिक प्रश्न होते हैं ना इन पर ये ध्यान रख लें, जो मौखिक प्रश्न यानी कि जो तारांकित प्रश्न है उन पर पूरक प्रश्न, क्या, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जा सकते हैं। वही अपन बात करें इधर अतारांकित प्रश्नों में, तो जो अतारांकित प्रश्न होते हैं ना उन पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब भाई पूरक प्रश्न पूछे जाएंगे तो एक प्रश्न में कितने पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो जो पूरक प्रश्न है ना उनकी संख्या हो सकती है मैक्सिमम 2। कितनी, 2 पूरक प्रश्न, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकते आप। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। कितने प्रश्न, 2 पूरक प्रश्न, जबकि यहाँ तो पूरक प्रश्न ही नहीं पूछ सकते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करें कि भाई ये जो पूरक प्रश्न पूछेगा उसका स्पष्टीकरण भी जो दे रहा है यानी कि जो मंत्री दे रहा है उसको वहीं पर देना पड़ेगा संसद में ही, है ना। स्पष्टीकरण भी वही मौखिक रूप से देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो प्रश्न पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, तो स्पष्टीकरण क्या देगा। ठीक है, अपन बात करें अगली कि भाई जो लोकसभा होती है ना, कौन, लोकसभा का एक जो सदस्य होता है, लोकसभा का सदस्य एक दिन में, लोकसभा का एक सदस्य एक दिन में एक ही प्रश्न पूछ सकता है। कितने प्रश्न, एक ही प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। वही बात करें अतारांकित प्रश्नों की, तो जो लोकसभा का सदस्य है वो एक दिन में, लोकसभा का जो सदस्य है एक दिन में 3 प्रश्न पूछ सकता है। कितने,
3 प्रश्न। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसको 4 कर लेना, कितने, 4 4 4 प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भाई लोकसभा का एक सदस्य वो एक दिन में एक प्रश्न पूछ सकता है, कैसा, तारांकित। भाई अतारांकित की बात करें तो लोकसभा का एक सदस्य है वो कितने, एक दिन में 4 प्रश्न पूछ सकता है। वहीं अपन बात करें कि भाई कुल कितने प्रश्न पूछ सकता है, तो कुल की बात करेंगे अपन इसमें तारांकित प्रश्नों में, तो कुल 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं एक दिन में। ठीक है, और अगर अपन बात करें इधर लोकसभा में, तो यहां पर 230 एक दिन में। ठीक है, मैक्सिमम है ये संख्या, कितने, मैक्सिमम। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि भाई तारांकित प्रश्न है वो तो कितने पूछे जा सकते हैं और अतारांकित कितने पूछे जा सकते हैं। तो अगले पॉइंट पर अपन बात करें कि भाई जो राज्यसभा है, राज्यसभा का सदस्य है वो एक दिन में कितने प्रश्न पूछ सकता है ना, तो उसकी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो राज्यसभा का जो सदस्य होता है, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, जो राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो एक दिन में 3 प्रश्न पूछ सकता है। कितने, 3 प्रश्न। कितने पूछ सकता है, 3 प्रश्न। भाई अतारांकित प्रश्नों की बात करें राज्यसभा के सदस्य की, तो यहां पर कोई निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना कि तारांकित प्रश्न केवल कितने पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई निर्धारण नहीं किया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें थी कि भाई जो तारांकित प्रश्न है वो 10 दिन की पूर्व सूचना पर पूछे जाते हैं, वहीं अतारांकित भी 10 दिन की पूर्व सूचना पर पूछे जाते हैं। अगर बात करें तारांकित प्रश्नों की तो ये मौखिक होते हैं, जबकि ये कैसे होते हैं, लिखित होते हैं। और जो मौखिक प्रश्न है यानी जो तारांकित प्रश्न है उन पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और वो भी कितने, एक प्रश्न पर 2 पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन वही बात करें अपन लिखित यानी अतारांकित प्रश्नों की, तो यहाँ से कोई भी पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। अब बात करें भाई लोकसभा का जो एक सदस्य है वो एक दिन में एक ही प्रश्न पूछ सकता है, जबकि लोकसभा इधर अतारांकित प्रश्नों की बात करें तो यहाँ एक दिन में 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर इधर बात करें कि कुल मैक्सिमम कितने प्रश्न हो सकते हैं तारांकित, तो वो हो सकते हैं 20। वहीं इधर बात करें अतारांकित प्रश्नों की तो इनकी संख्या हो सकती है मैक्सिमम 230। ठीक है, फिर बात करें कि भाई जो राज्यसभा का सदस्य है वो एक दिन में कितने प्रश्न पूछ सकता है तारांकित, तो कितने, 3 प्रश्न पूछ सकता है, जबकि अतारांकित प्रश्नों की कोई समय सीमा या पर कहें कि क्वेश्चनों की कोई सीमा नहीं है। तो ये तो बात हुई किसकी, तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की। और जो तीसरे मैंने प्रश्न बताए थे आपको वो बताए थे कैसे, अल्प सूचना के, इनको मिटा देता हूं मैं, है ना। जो अपन ने तीसरे प्रकार के प्रश्नों की बात की थी वो कैसे प्रश्न थे, वो थे अल्प सूचना प्रश्न। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि अल्प सूचना यानी कि थोड़े से समय से, यानी 10 दिन के कम समय में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी उनको 10 दिन की जो पूर्व सूचना है। अपन ने बात की थी कौन से, तीसरे प्रश्न की, और तीसरे प्रकार के प्रश्न कैसे थे, अल्प सूचना प्रश्न। जैसे नाम से पता लग रहा है अल्प सूचना, तो इसमें क्या कि 10 दिन से कम की पूर्व सूचना पर पूछे जाने वाले प्रश्न, पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है, जो 10 दिन की
10 दिन है उससे कम की पूर्व सूचना पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, उनको कहते हैं अपन अल्प सूचना प्रश्न। यानी कि अपन ने जब तारांकित प्रश्न पढ़े वहां पर 10 दिन पहले सूचना देनी पड़ती थी, अतारांकित पढ़े उसमें भी 10 दिन पहले सूचना देनी पड़ती थी कि भाई ये हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, इसका आप जवाब ढूंढ लेना, ठीक है। तो जो 10 दिन से कम की पूर्व सूचना पर पूछे जाते हैं उनको अल्प सूचना प्रश्न कहते हैं। और ये जो प्रश्न होते हैं ना वो अधिकतर कैसे होते हैं, तारांकित ही होते हैं, यानी कि मौखिक ही तारांकित प्रश्न होते हैं, ठीक है। इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़े अपन और बात करें कि भाई जो अधिवेशन है उनमें कैसे क्या होता है, यानी क्षेत्र में कि जैसे कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया क्षेत्र में, क्या अपन बात करते हैं जैसे कि अधिवेशन चल रहा है यानी सत्र चल रहा है, उस टाइम पे कोई प्रस्ताव लाया गया, ठीक है, प्रस्ताव लेकर आए और वो प्रस्ताव है वो लंबित पड़ा है, ठीक है, अभी पारित नहीं हुआ है वो प्रस्ताव। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि जो अधिवेशन था यानी जो अधिवेशन का समय था वो समाप्त हो गया, तो क्या जो प्रस्ताव है वो ऐसे ही पड़ा रहेगा लंबित ही, या फिर वो समाप्त हो जाएगा, उसके संदर्भ में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान देना थोड़ा सा कि भाई जो अधिवेशन चल रहा है और वहाँ पर जो प्रस्ताव लाया गया, लेकिन क्या हुआ कि जो प्रस्ताव है वो पास नहीं हुआ, यानी कहीं पर पारित नहीं हुआ, है ना, वो लंबित पड़ा है और जो अधिवेशन है वो समाप्त हो गया है ना। तो जो वो लंबित पड़ा प्रस्ताव है ना वो लंबित ही पड़ा रहेगा, है ना, वो क्या होगा, समाप्त नहीं होगा, वो लंबित ही पड़ा रहेगा। तो उसको अपन लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं एक बार। अधिवेशन के समय लंबित प्रस्ताव समाप्त नहीं होता है, ठीक है, समाप्त नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई अधिवेशन के समय जो लंबित प्रस्ताव है ना वो कभी समाप्त नहीं होता, लंबित ही रहेगा, चाहे चाहे अधिवेशन समाप्त हो जाओ, दोबारा जब अधिवेशन आएगा तो उस टाइम पे फिर से ये प्रस्ताव है वो लाया जा सकता है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे बात करें कि मान लो लोकसभा है, लोकसभा है, इसको अच्छे से करेंगे अपन कि जो लोकसभा है ना वो ही क्या हो गई, भंग हो गई, तो जो प्रस्ताव लाया गया था वो रहेगा या समाप्त हो जाएगा। तो इसकी कुछ कंडीशंस है जो हमको ध्यान रखनी है। लोकसभा के भंग होने पर लंबित प्रस्ताव के संबंध में, ठीक है। अगर कोई लोकसभा है वो भंग हो गई है, यानी कि लोकसभा भंग होने का मतलब है सरकार गिर गई, तो उस टाइम पे कोई जो लंबित प्रस्ताव पड़ा है उसका क्या होगा, है ना, उसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे जो पहला पॉइंट है, अगर मान लो लोकसभा भंग हो गई है तो इस कंडीशन में ध्यान देना कि जो मामला था, जो प्रस्ताव था वो लोकसभा ने तो क्या किया, पारित कर दिया, लोकसभा ने तो पारित कर दिया, लेकिन राज्यसभा है उसने अभी पारित नहीं किया, यानी क्या, इसने तो पारित कर दिया, ठीक है, इसने नहीं किया और वो लंबित पड़ा है प्रस्ताव, तो वो क्या होगा, वो प्रस्ताव भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, स्वतः ही क्या होगा, भंग होने पर प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा। क्यों, तो लोकसभा ही नहीं रही तो उस प्रस्ताव का भी क्या करें, ठीक है। वही बात करें अपन दूसरे नंबर पे इसी पॉइंट, इसी लाइन में कि भाई लोकसभा है
उसने पारित कर दिया, ठीक है। और राज्यसभा है, उसने भी पारित कर दिया, ठीक है। क्या हुआ, लोकसभा ने पारित कर दिया, ठीक है, राज्यसभा ने पारित कर दिया, ठीक है। अभी राष्ट्रपति के पास है, तो वो क्या होगा, वो समाप्त नहीं होगा, क्योंकि दोनों ने पारित कर चुकी है, ठीक है, दोनों पारित कर चुके हैं, इसलिए क्या होगा, वो समाप्त नहीं होगा, ठीक है। वही बात करें कि भाई राज्यसभा ने पारित कर दिया, लेकिन लोकसभा है, उसने अभी पारित नहीं किया था, ठीक है। कोई मामला था जो लोकसभा के द्वारा पारित किया गया, लेकिन अभी राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया, इन लोकसभा ने पारित नहीं किया भी, तो वो क्या होगा, वो ऐसे कैसे ही बना रहेगा, ठीक है, यानी कि वो समाप्त नहीं होगा, ठीक है। ऐसे अपन और बात करें कि भाई राज्यसभा ने पारित किया, इधर लोकसभा ने पारित नहीं किया, ठीक है। और कुछ ऐसे ही एक दो पॉइंट और ले लेते हैं। अगर कोई मामला प्रस्ताव था जो दोनों राज्यसभा व जो लोकसभा है उसकी संयुक्त बैठक थी, संयुक्त बैठक में पारित हुआ और लोकसभा भंग हो गई, तो उसके बाद क्या होगा, तो ये इस टाइप में भी बना रहेगा। कि आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, और सब फालतू की बातें छोड़ो, इतना सा ध्यान रखो, अगर लोकसभा से संबंधित कोई चीज है, सिर्फ लोकसभा ने ही पारित किया है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, क्यों, लोकसभा भंग हो गई। इतना ध्यान रखो आप तो कि भाई लोकसभा है और लोकसभा ही भंग हो गई, लेकिन सिर्फ लोकसभा ने ही पारित किया है, तो वो चीज समाप्त हो जाएगी, और किसी ने भी किया है पारित, तो वो ऐसे कैसे बना रहेगा। इतना सा आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक। अब अपन लास्ट में बात करते हैं, जैसे अपन ने बात की थी कि भाई जो विधेयक है वो किस प्रकार से क्या प्रस्तुत होते हैं, और उसके बाद कैसे वो उन पर प्रक्रिया चलती है, बातें चलती है, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो जो विधेयक होता है ना, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है किसी न किसी सदस्य के द्वारा, तो उसके ना 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। प्रत्येक कोई भी जो विधेयक है उसके 3 चरणों से होकर गुजरेगा वो, और उसके बाद ही वो क्या पारित होगा, ठीक है। और ये जैसे लोकसभा में होगा 3 चरण, वैसे ही उसके सेम 3 चरण कहाँ होंगे, राज्यसभा में भी होंगे, ठीक है। तो एक बार मैं बताता हूँ कौन कौन से चरण होते हैं। जो प्रथम चरण होता है, प्रथम चरण किसके, विधेयकों की बात कर रहे हैं अपन। विधेयकों पर चर्चा कैसे होती है, ठीक है। जो संसद में है विधेयक लाया गया, तो उसके 3 चरण होते हैं प्रत्येक के। कितने चरणों में, 3 चरण में। आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई जो विधेयक है उसकी प्रक्रिया कितने चरणों में होकर गुजरती है, तो 3 चरणों में होकर गुजरती है, और यही प्रक्रिया दोनों सदनों में 3 चरण होते हैं, ठीक है। यानी कि लोकसभा में भी 3 चरण होंगे, वही राज्यसभा में भी 3 चरण होंगे, और ये कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। जो प्रथम चरण होता है ना, उसमें उससे क्या किया जाता है कि भाई जो विधेयक है उसका प्रकाशन किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रकाशन किया जाता है, ठीक है। प्रथम चरण में क्या हुआ, प्रकाशन, कोई भी विधेयक था, है ना, उसके बारे में प्रकाशन करवाया गया प्रथम चरण में, ठीक है। यहीं खत्म होता है प्रथम चरण, सिर्फ क्या काम होता है, प्रकाशन का, ठीक है। बात करें द्वितीय चरण की, द्वितीय चरण की, तो इसमें क्या होता है कि इसमें है जो विधेयक है उसकी जो प्रक्रिया है वो 3 प्रकार से होगी। कैसे, पहले तो क्या किया जाएगा, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात करें अपन, तो विचार करने के बाद इधर तो विचार विमर्श,
और अगर उसकी समीक्षा करवानी है तो क्या कमेटी बैठेगी, यानी कि अपन कह सकते हैं कमेटी का गठन। ठीक है, कमेटी बिठा दी। ठीक है, और अगर आवश्यक लगा तो क्या जनमत हेतु भी उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो द्वितीय चरण होता है उसमें क्या होगा कि भाई जो विधेयक है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। विधेयक पर चर्चा, जो द्वितीय चरण होगा उसमें विधेयक पर चर्चा की जाएगी। और चर्चा किस प्रकार से की जाएगी, पहले तो उस पर जो भी और है उनके विचार विमर्श किए जाएंगे, भी अपनी राय दो आप। और फिर उसके बाद कि भाई जो कमेटी बैठाई जाएगी उसकी समीक्षा करने के लिए, है ना, या कमेटी समिति लिख लो, हिंदी में अपन बात करें तो क्या समिति, समिति का गठन किया जाएगा, है ना। और ये जो समिति होती है ना, उस समिति को अपन बोलते हैं प्रवर समिति। कौन सी? प्रवर समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं। कितने? 30 सदस्य। ठीक है, ये प्रवर समिति है, वो देखती है कि भाई ये जो विधेयक है वो किस प्रकार का है, और इस विधेयक के जो प्रकाशन किया था ना उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करेगी। वो अपनी तरफ से अलग से परफॉर्मा प्रस्तुत करेगी कि भाई हमें ये चीज़ की कमी लगी, ये ठीक है, इस प्रकार से वो प्रस्तुत करेगी। ठीक है, और उसके बाद खंडवार, कैसे? खंडवार पारित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पारित किया जाएगा, यानी कि एक एक लाइन है उनको पारित किया जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस रहेगी। और जो तृतीय चरण होगा, यानी जो अंतिम चरण होगा, तृतीय चरण होगा, उसमें क्या होगा, ये पूरा एक साथ पारित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पारित किया जाएगा। जब आपको पता है खंडवार पारित हो गया तो क्या है, पूरा भी पारित हो जाएगा, लेकिन वो होगा तीसरे चरण में। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट चरण है, कौन सा है, ये वाला ही है। तो आपसे सीधा पूछा जाएगा जो विधेयक है उनके बारे में जो चर्चा की जाती है उसमें पहले तो कितने चरण होते हैं? 3 चरण। और कौन सा महत्वपूर्ण चरण होता है? तो वो होता है कौन सा? द्वितीय चरण। ठीक है, और यही प्रोसेस कहाँ होती है? राज्यसभा में भी होती है। ये पहले लोकसभा में होगी, जब लोकसभा इसको पारित कर देगी उसके बाद सॉरी, ये राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में भी पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने के लिए जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये संसद है उसकी कार्यवाही चलती रहती है। ठीक है, और ये जो अभी विधेयक होते हैं ना, एक लाइन और लिख लो, अधिकांश सभी विधेयक साधारण बहुमत के द्वारा ही पारित किए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ कौन सा? संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर। इतना आपको ध्यान रखना है कि अधिकतर सारे जो विधेयक है वो साधारण बहुमत से होते हैं। ठीक है, कौन से? साधारण बहुमत से। लेकिन जो संविधान संशोधन है वो कैसे होता है? विशेष बहुमत से। ठीक है, इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये तो अपन ने बात की थी संसद की कार्यवाही के बारे में। ठीक है, तो जो आज की क्लास है उसको यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।